नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास के अगले पार्ट पर। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल सम्राट शाहजहां, जिसमें हम मुगल सम्राट शाहजहां के परिचय पर बात करने के साथ ही साथ हम इनके संपूर्ण शासनकाल पर बात करेंगे, जिसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत प्रकट किए गए हैं। उन मतों को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। आइए बढ़ते हैं सेशन में आगे। आज का जो ये लेक्चर होने जा रहा है, ये लेक्चर नंबर 24 हो रहा है। इससे पहले 23 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप वन बाय वन करके लेक्चर नंबर फर्स्ट से आप देख करके अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि बीए फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक की पूरी यात्रा के साथ में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए पिन करवा दिए गए हैं। जो सब्जेक्ट चाहे उस सब्जेक्ट पर को आप डिटेल में लेक्चर नंबर 1 से एंड तक आप देख करके अपने एग्जाम की यात्रा को बहुत ही आसान बना सकते हो। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए बना करके तैयार कर चुका हूं, जहां पर अभी फिलहाल करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है। और उसी चैनल पर मतलब प्रज्ञान हिंदी पर ही ये सारे सब्जेक्ट आपके देखने को मिलेंगे डिटेल में और नोट्स के साथ में। यदि आपने अभी तक प्रज्ञान हिंदी को विजिट नहीं किया है तो जाइए एक बार उसको विजिट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में और देखते हैं कि सिलेबस में अपने क्या हाल है, कहां पर हम अभी स्टडी कर रहे हैं। अगर दोस्तों सिलेबस की बात करूं तो आपकी 2 यूनिट तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। तीसरी यूनिट में हम अभी चूंकि चर्चा कर रहे हैं, तीसरी यूनिट में हम कुछ टॉपिकों को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर की नीतियां पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हम अगले पड़ाव पर आए थे जहांगीर और शाहजहां वाले पर, ठीक है ना। जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां में जहांगीर को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। जहांगीर को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं शाहजहां की, ठीक है। तो आज शाहजहां पर हमारा टॉपिक होगा। इसी प्रकार से 2-3 टॉपिक और बचेंगे, जिसके साथ हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 2 यूनिट बचेगी। तो अब प्रयास ये रहेगा कि थोड़ा स्पीड से इस सेशन को कंप्लीट करवा दें। चलिए, शाहजहां के इतिहास के अंतर्गत 2 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले शाहजहां का परिचय हम देखेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे शाहजहां का जो शासनकाल रहा है। हालांकि दरअसल क्या है कि शाहजहां का जो शासनकाल रहा है या उनका जो समय रहा है, उस समय का जो है स्वर्ण युग माना गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग माना गया है। तो अधिकतम जो इतिहासकार रहे हैं वो उस शासनकाल को स्वर्ण युग मानते हैं। तो इसके पीछे क्या तर्क देते हैं स्वर्ण युग मानने के पीछे, उन तर्कों पर ही हम विशेष चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। तो आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ताकि हमारी ये कहानी पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले अगर परिचय की बात करें तो दोस्तों देखिए, परिचय में दरअसल कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मैं प्रारंभ से भी मैं आप लोगों को बता चुका था कि मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे प्राचीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, तीनों इतिहास में एक की पॉइंट होता है और वो की पॉइंट होता है उसका क्रम। तो यहां पर भी आपको क्रम याद रखना होगा। दरअसल हमने जब मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट किया था, तो जब हम बाबर की कहानी पर आए थे या बाबर के इतिहास पर आए थे, तो मैंने आप लोगों को विशेष रूप से इंडिकेट किया था कि अब एक क्रम बना करके रखिएगा, क्योंकि अब पिता पुत्र की कहानी चलने वाली है पूरे मुगल साम्राज्य में। बाबर से कहानी स्टार्ट होती है, उसके बाद में बाबर के बाद में उनका पुत्र हुमायूं पर जाती है, हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर पर आती है, अकबर के पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। ठीक है, तो ये पिता पुत्र का जो क्रम है ये आप कंप्लीटली याद रखिएगा। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दरअसल जिस मुगल सम्राट की हम बात कर रहे हैं, इनका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। नाम याद रखिएगा, पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, जिन्हें बचपन में खुर्रम कहा जाता था। क्या खुर्रम कहा जाता था। इन्होंने, अगर बात करें सम्राट की, तो ये मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे जिन्होंने 1628 से लेकर के 1658 तक लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। क्लियर है। अगर इनके रिश्तों की बात करें तो जहांगीर के ये पुत्र थे, वहीं अकबर के ये पोते थे। दरअसल दोस्तों, कई इतिहासकारों का मानना है कि इनका जो शासनकाल रहा था या इनका जो समय रहा था या इनकी जो न्याय व्यवस्था रही थी, वो बहुत ही न्याय प्रिय थी, या ऐसा कह सकते हो कि बिना भेदभाव के
ये न्याय प्रदान किया करते थे। और इन्होंने अपने उस समय, उस शासनकाल के समय में ही इनकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए एक विशेष महल का निर्माण करवाया था, जिसे ताजमहल के नाम से आज आप लोग जानते हैं, जो कि मुगल स्थापत्य कला का सबसे बड़ा नमूना है। और यह कहें कि वो स्थापत्य कला की अगर बात करें तो स्पेशली वो स्वर्ण युग जो है उस समय को माना जा सकता है। अगर हम इनके पारिवारिक स्थिति की बात करें तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के आपको नाम याद होना चाहिए। चारों पुत्र थे, जिनमें पहले थे दारा शिको, उसके बाद शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। हालांकि दोस्तों शाहजहां के निधन के बाद ही, या कहें कि औरंगजेब की शासन व्यवस्था संभालते ही, बाकी तीनों जो इनके भाई थे औरंगजेब के, उनका इतिहास ही समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के दृष्टिकोण से आपको इनके ऑप्शन याद होना चाहिए, ठीक है ना। औरंगजेब के कितने भाई थे? 3 भाई थे। दैट मीन्स कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। लेकिन दोस्तों शाहजहां के होते हुए, शाहजहां के मुगल सम्राट होते हुए भी इनके पुत्र औरंगजेब ने उस समय विद्रोह किया। विद्रोह जैसे ही इन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह भी विशेष परिस्थितियों में इन्होंने किया था, क्योंकि उस समय में जो है राजघराने में ही संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी कि अगला सम्राट कौन बनेगा। तो उसी क्रम में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को युद्ध में परास्त करके और मुगल साम्राज्य को हड़प लिया, मतलब सिंहासन पर बैठ गया। और जैसे ही मुगल साम्राज्य जो है उन्हें प्राप्त किया औरंगजेब ने, वैसे ही औरंगजेब ने जिस दिन मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया, उसी दिन अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। और लगभग 8 सालों की उस जेल में बंद रहने के कारण, उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण शाहजहां की जेल में ही 1666 को मृत्यु हो जाती है। यह था इनका छोटा सा परिचय। अब जरा हम ये बात करेंगे कि इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग माना है, तो उसके पीछे कारण क्या थे, या कहें कि उसके पीछे क्या क्या तर्क दिए गए थे। तो उन तर्कों में ही दोस्तों कुछ तर्क लेकर के आया हूं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कला की प्रगति का। क्या कि अगर हम किसी भी काल को स्वर्ण युग मानते हैं तो उसके पीछे कुछ तर्क होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। तो उन कारणों में क्या कला की प्रगति हुई उस समय? तो एग्जैक्टली कला में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, इन तीनों ही कलाओं का इतिहासकारों की अगर बात माने तो इतिहासकारों का यही कहना है कि शाहजहां के समय में स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला का अच्छा खासा विकास देखने को मिला था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई विशाल और सुंदर इमारतों का निर्माण भी करवाया, जिनमें सबसे ज्यादा जो फेमस इमारत रही है वो थी ताजमहल। क्या रही? ताजमहल, जिसका निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण किसकी भूमि पर करवाया गया था, किसकी भूमि पर किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना है कि यमुना के किनारे जो राजा जय सिंह का बगीचा बना हुआ था, उस बगीचे में ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। यह ताजमहल आज उस समय की बात करें या चाहे वर्तमान की बात कर लें, दुनिया का सबसे सुंदर कला का उच्च कोटि का नमूना ताजमहल माना जा सकता है। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, शाहजहां के समय में और भी कई खास इमारतों का निर्माण हुआ है, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, अंगूरी बाग, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सारी इमारतें जो है इसी क्रम में बनी हुई है, जिनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इस प्रकार से निर्माणों के पीछे अगर इनकी पूरे इतिहास को हम जाने तो हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि शाहजहां के समय में अगर इतना इमारतों का निर्माण हो रहा है, जिसमें अलग अलग कलाओं का जो है सम्मिलित किया गया है इसमें, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कला की प्रगति शाहजहां के समय में विशेष रूप से हुई है या अपने चरम पर थी। या बिल्कुल इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कला की प्रगति माफ कीजिएगा, मुगल साम्राज्य में या मुगल सम्राटों में कला की प्रगति जितनी शाहजहां के काल में हुई है, अन्य सम्राटों के समय में इतनी प्रगति नहीं देखी गई। सिर्फ कला की ही प्रगति नहीं, बल्कि इसके अलावा साहित्य की प्रगति की बात करें कि साहित्य ने क्या अपना विकास किया, तो जी हां, साहित्य ने भी इनके समय में विशेष अपना विकास किया है। साहित्य के क्षेत्र में भी विकास का विशेष क्रम देखने को मिला है।
शाहजहां ने अपने राज दरबार में कई विद्वानों को शरण दी थी। मतलब क्या हुआ कि राज दरबार में कई विद्वान जो है राज दरबार में बैठ करके अपना कार्य करते थे। इनको सम्राट से सहायता प्राप्त थी, या कहे कि एक तरह से ये राज दरबार में रह करके ही अपनी रचनाएं किया करते थे, रचना लिखते रहते। ठीक है। और इसके साथ ही कई ऐसे ऐतिहासिक साहित्य रहे हैं जिनका अनुवाद उस समय में करवाया गया, जैसे कि उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, ऐसे बड़े बड़े साहित्य रहे हैं जिनका अन्य भाषाओं में अनुवाद करवा करके वो लोगों तक उनकी पहुंच बनाई। और इतना ही नहीं, इसी काल में रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया गया, ताकि हिंदी या संस्कृत ना पढ़ने वाले लोग जो फारसी में अवगत है, फारसी से अवगत है, वो भी रामायण का पाठ कर सके, रामायण को पढ़ के समझ सके। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि शाहजहां के समय में ही बीज गणित और अंक गणित जैसे ग्रंथ भी लिखे गए थे अताउल्ला खां के द्वारा। इसी क्रम में अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य ने भी अपना पर्याप्त विकास इस समय में किया था। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में जो है इसने काफी विकास किया है। इसके अलावा बात करें शांति और सुव्यवस्था की, क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था के लिए शांति और सुव्यवस्था उसकी एक अहम कड़ी हो सकती है, या अहम कड़ी होती है एग्जैक्टली। चाहे हर एक क्षेत्र में कितना भी विकास करे, लेकिन अगर उस साम्राज्य में शांति व्यवस्था नहीं है, सुव्यवस्था नहीं है, तो वो साम्राज्य ज्यादा दिनों तक पनप नहीं सकता, चल नहीं सकता, है ना। तो शांति व्यवस्था की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का, कुछ है ना, एक एक पॉइंट पर यह ध्यान दिया करें, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि शाहजहां के काल में शांति और व्यवस्था जो है एक व्यवस्थित रूप से बनी हुई थी। शाहजहां के प्रारंभिक वर्षों में हालांकि कई विद्रोह हुए, लेकिन उन विद्रोहों को शाहजहां ने कुचल दिया, और शाहजहां ने अपनी बॉर्डर से बाहर जाकर के भी युद्ध किए। क्यों किए थे? इसलिए नहीं कि वहां पर विद्रोह हो रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ा सके। शाहजहां ने अपने शासन चलाने पर इतना फोकस किया, इतना ध्यान दिया कि उसके समय में या उसके साम्राज्य में कोई उपद्रव नहीं हुए, कोई विद्रोह नहीं हुए। ये कुछ इतिहासकारों का मानना है, ये सर्वथा सत्य नहीं होता है। याद रखिएगा, इतिहासकार जो होते हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, वो राजा की गोद में बैठकर इतिहास लिखते हैं, इसलिए राजा के विरुद्ध लिखने का किसी में साहस नहीं होता है। ये वास्तविकता है, लेकिन हमें वास्तविकता को अपने अंदर ही रखना है। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ही आपको आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन आपकी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जो है इसका जो पर्दे के पीछे क्या है वो भी बताते हुए चलूंगा, है ना। इसके अलावा बात करें प्रगति की, तो न्याय व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो न्याय व्यवस्था भी न्यायप्रिय थी। बिना भेदभाव के समान रूप से न्याय प्रदान किया जाता था, ये इतिहासकारों का मानना है। इनका जो न्याय विधान था, जो न्याय व्यवस्था थी, वो थोड़ी कठोर हुआ करती थी, वो कठोर हुआ करती थी। और इतिहासकारों के द्वारा यह मत दिया जाता है कि कठोर होने के पीछे कारण यह था कि उस समय में न्याय व्यवस्था में कठोरता का होना बहुत जरूरी था, इसीलिए उनकी न्याय व्यवस्था कठोर हुआ करती थी। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि का काल, तो अब दोस्तों यहां पर आर्थिक समृद्धि को लेकर के इतिहासकारों के द्वारा यह मत दिया जाता है कि उस समय संभवतः भारत की जो स्थिति थी आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ थी, बहुत सुदृढ़ थी। इतिहासकार ये बोलते हैं कि अगर मान लो भारत में सुदृढ़ स्थिति नहीं होती आर्थिक रूप से, तो इतने भव्य महलों का निर्माण कैसे हो गया, इतना पैसा आया कहां से। और दूसरे पक्ष के जो इतिहासकार है वो ये भी कहते हैं कि शाहजहां के समय में भी भारत में कई ऐसे अकाल पड़े जिसमें लोग जो है जनता भूख से तड़प तड़प कर मर गई। और एक तरफ के दूसरी तरफ के इतिहासकार बोलते हैं कि भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। तो हालांकि ये अलग बात है, अभी हम बात कर रहे हैं शाहजहां के स्वर्ण काल होने के पक्ष में तर्क पर, है ना, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क नहीं पर। तो पक्ष में तर्क में पक्ष वाली बात ही हमको यहां पर करनी है। उस समय इतिहासकार बोलते हैं कि इस समय में भारत का पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ में व्यापार होता था, जिससे भारत को अच्छा खासा लाभ होता था। और इसी कारण से जो है यहाँ पर भव्य महलों का निर्माण किया गया था, और इन भव्य महलों के निर्माण से यहाँ के श्रमजीवियों को, जनता को भी जो है आजीविका प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अन्य तथ्यों की, चलिए 5 पॉइंटों के साथ ही जो है इनका स्वर्ण युग को मानने के जो पक्ष में तर्क दिए गए हैं वो समाप्त तो हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन समझ आया होगा। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 में हम बात करेंगे मुगल और सिख संबंधों पर, मुगल साम्राज्य और सिख साम्राज्य के बीच में किस प्रकार के संबंध थे, ठीक है ना। इस पर हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। कल वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, कोशिश करेंगे कि अब बिना गैप के क्लासेस आपकी कंटिन्यू आपको मिलती रहे। टाइमिंग जो है आपको ये इवनिंग टाइम में ही आपको क्लासेस मिलेगी।
ठीक है ना। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप की लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ की नोट्स मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।